हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम बच्चों को जो टॉपिक, जो चैप्टर कहना चाहिए, पढ़ाने जा रहे हैं। उसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये मैग्नेटिज्म यूनिट का ही लास्ट चैप्टर है। अब तक आपको फोर्स ऑन करंट चैप्टर कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसमें आपने फाइनली गैल्वेनोमीटर, एमीटर और वोल्टमीटर सीखा था। अब आपको इसी यूनिट का लास्ट चैप्टर करवाया जा रहा है, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो चलते हैं उस चैप्टर की तरफ। तो ये हम आ गए हैं अपने उस चैप्टर की तरफ जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो आपको अभी बताया। और ये आपके सामने इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक कहलाता है बार मैग्नेट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड इट्स डाइपोल मोमेंट। तो अब आप सामने ये जो फोटो देख रहे हैं, ये वाली, ये एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट मतलब एक बार शेप का पीस है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, यानी ये आयरन के ऊपर चिपक सकता है या आयरन के छोटे पार्टिकल्स को अपने ऊपर चिपका सकता है। और बार शेप के होने की वजह से इसको मैग्नेट, बार मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट तो हर उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जो मेनली आयरन पर चिपकता है, लेकिन ये क्योंकि बार शेप का है इसलिए बार मैग्नेट बोलते हैं। बार मतलब रॉड। एक डायग्राम इसका ये दिखाया गया है, और दूसरा डायग्राम में ये साइड पोज आपको दिख रहा होगा। अब इन दोनों डायग्राम्स में जो चीज कॉमन है वो ये कि आप ये देख रहे हैं, ये जो चीज है यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ऐसे ही यहाँ दिखाया गया है। ये और ये, जहां मैंने डॉट्स लगाए, ये दोनों जगह इस बार मैग्नेट में मैग्नेट के पोल्स हैं। अब पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट है, और पूरे ऑब्जेक्ट पर कहीं पर भी आप आयरन का पार्टिकल कोई चिपकाओगे तो वो चिपकेगा। लेकिन ये जो दो जगह यहाँ बनाई गई हैं, ग्रीन कलर के मार्क्स बनाए गए हैं, यहाँ पर भी देखें, ये वो जगह होती हैं जहां पर इस बार मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। और इस दो जगहों को मैग्नेट का पोल बोलते हैं। और हर मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। किसी भी मैग्नेट में सिंगल पोल नहीं होता है। तो शेप की वजह से तो इसको कहते हैं बार मैग्नेट, लेकिन क्योंकि हर बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, इसलिए बार मैग्नेट को एक और नाम से भी पुकारा जाता है। वो है ये, क्या दिख रहा है यहां पर, मैग्नेटिक डाइपोल। तो बार मैग्नेट तो इसकी शेप की वजह से कहा जा रहा है, बार शेप यानी रॉड शेप का मैग्नेट है। और मैग्नेटिक डाइपोल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मैग्नेट है और उसमें दो, डाई मतलब दो, पोल्स होते हैं। जिन बच्चों ने शुरू से क्लास अटेंड किया है उन्होंने इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ा है। तो डाइपोल तो हर उस ऑब्जेक्ट के लिए, हर उस सिस्टम के लिए यूज किया था जिसमें दो पोल होते हैं। वहां दो चार्ज थे, एक प्लस एक माइनस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल था। यहाँ दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अब ये जो पोल है ये वो जगह होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जहां पर पूरे मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, और उस स्ट्रेंथ को पोल की पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, और उसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है जनरली। कहीं पर और भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग सिंबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर सिंबल है, और आपको भी यही करना है, अलग अलग ऑथर्स या अलग अलग पब्लिशर्स, कई बार अलग अलग कंट्रीज में भी ऐसा है कि कई बार डिफरेंस आ जाता है सिंबल में कुछ चीजों के, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर ये चीज है कि पोल की स्ट्रेंथ, कि पोल कितना पावरफुल है, कितना ज्यादा
अट्रैक्टिव है, जितनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, उसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। और इस डायपोल की खास बात क्या है, दोनों पोल स्ट्रेंथ मैंने m लिखी है, स्मॉल m। इसका मतलब यह है कि दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ तो सेम होगी, बस नेचर ऑपोजिट है, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। अब इस बार मैग्नेट में अगर आप इस एज, ये जो एज है ना मैग्नेट का, ये वाला जगह है और ये वाली जगह, इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप देखेंगे या मेजर करेंगे कहना चाहिए, तो वो इस मैग्नेट की ज्योमेट्रिक लेंथ कही जाएगी। यहां लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, मैग्नेट के जो पोल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ा कम है, और ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अगर आपने स्केल से पोल की एज टू एज मेजर किया, एक एज से दूसरे एज की तरफ मेजर किया, तो वो कहलाएगी ज्योमेट्रिक लेंथ। लेकिन पोल हल्का सा इनसाइड होता है एज के, इधर भी, और पोल टू पोल अगर आपने डिस्टेंस मेजर किया तो वो कहलाएगी मैग्नेटिक लेंथ। हमें ज्योमेट्रिक लेंथ से कोई मतलब नहीं होता है, हमें मतलब होता है मैग्नेटिक लेंथ से, जो कि यहां पर आपको दिखाई गई है। ये मैग्नेटिक लेंथ 2L है, और ये 2L जो लेंथ होती है, इसे वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, और इसे हमेशा मेजर किया जाता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। याद रखें, 2L जो है ये मैग्नेटिक लेंथ है, ये डिस्टेंस बिटवीन पोल्स है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल से बीच का डिस्टेंस, जो कि ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ा कम है, और इसका डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मेजर किया जाता है। ये रूल है। जिन्होंने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा है उनको बताया था कि डायपोल के लेंथ को भी वेक्टर माना गया है, बस वहां 2L के प्लेस पर 2A होता है, स्मॉल a, और उसको भी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मेजर किया जाता है हमेशा, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज रखा जाता है, राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज। बल्कि अगर आप कंपेयर करें तो जो काम इलेक्ट्रिक डायपोल में नेगेटिव चार्ज का है वो साउथ पोल का होता है, और जो काम पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक डायपोल में वो मैग्नेटिज्म में नॉर्थ पोल का होता है। तो सब कुछ आपको उसी ऑर्डर में मिलेगा। अब ये आपके पास मैग्नेटिक डायपोल है, इसके दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ स्मॉल m है, नेचर ऑपोजिट है, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 2L है, जिसे साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मेजर किया जा रहा है। अगर आपने दोनों में से किसी भी एक पोल की स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया 2L से, 2L क्या था, साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक का डिस्टेंस, तो जो आपको मिलेगा वो कहलाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये कैपिटल M कहलाता है इस डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये कैपिटल M है, और इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो 2L का है, क्योंकि M को 2L से मल्टीप्लाई करने पर 2L का जो डायरेक्शन है वो इसका होगा, यानी इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो पोल स्ट्रेंथ है स्मॉल m, इसको मेजर किया जाता है एम्पेयर मीटर में। ये इसकी SI यूनिट होती है, पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट एम्पेयर मीटर। तो यहां पर आप पोल स्ट्रेंथ को एम्पेयर मीटर में मेजर करें, और 2L साउथ पोल से नॉर्थ पोल का डिस्टेंस है। डिस्टेंस कोई भी होता हो उसको मीटर्स में ही मेजर किया जाता है, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर होगी। ये मैंने पूरा लिख दिया है क्योंकि स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ का सिंबल भी है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि स्मॉल m क्या लिखा है। A फॉर एम्पेयर, m की जगह में पूरा मीटर लिख दिया, और स्क्वायर क्यों किया है,
क्योंकि स्मॉल m जो एम्पेयर मीटर है उसका यूनिट है, और 2L एक बार और मीटर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपको ये इस चैप्टर में ये छोटे छोटे जानकारियां बस दी जाएंगी इसी तरह की। जैसे पहली जानकारी आपको दे दी गई कि हमारे पास एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के अंदर दो पोल्स हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, इसलिए उसे डाइपोल भी कहते हैं, बार मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल। दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ स्मॉल m से डिनोट की जाती है, और उन दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 2L, जिसको हम साउथ से नॉर्थ की तरफ हमेशा नापना है। दोनों में से कोई सा भी एक पोल स्ट्रेंथ को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने पर हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलता है, और उसका ऐसा यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पेयर मीटर होता है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी साउथ पोल से नॉर्थ पोल। यह आपका पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास आपका इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आ गया। इस टॉपिक का नाम है करंट लूप एज अ डाइपोल। डाइपोल मतलब कौन सा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि यहां इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही, मैग्नेट की बात हो रही है। तो अभी अभी आपने मैग्नेटिक डाइपोल सीखा कि एक बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल कहलाता है, लेकिन यहां आपको क्या सिखाया जा रहा है कि एक करंट लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल कहला सकता है। तो ये आपको समझाते हैं कैसे होता है। पहले आपको ये डायग्राम में एक चीज समझ लेना चाहिए कि जहां पर भी आपको मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रिसिटी में अलग नाम मतलब होता है इसका, लेकिन मैग्नेटिज्म में जहां पर आपको ये ऐसे एरोज दिखाई देंगे जो पैरेलल एरोज हैं, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, और सिंबल B होता है, कैपिटल B। याद रखें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ पढ़ा था आपने। अगर आपको मैग्नेटिज्म में कहीं पर क्रॉस 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 बने हुए दिखेंगे, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही कहलाएगी, बट इसका डायरेक्शन जहां पर ये क्रॉस बने हैं, या तो आपके कॉपी में बनाओगे आप, या बुक में बने दिखेंगे, या आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो जिस भी जगह पर आपको एक क्रॉस दिखाई दे, स्क्रीन पर भी दिख रहा है, तो ये स्क्रीन में नॉर्मली इनवर्ड जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि आपकी तरफ से स्क्रीन में एंटर हो रही है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, स्क्रीन में अंदर की तरफ। क्रॉस बनने पर, यहां जहां क्रॉस बने हैं, तो ये ऐसी ही एरोज हैं, जैसे एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये एरो इस प्लेन में लेफ्ट टू राइट, यानी इस तरफ नॉर्थ पोल रखा होगा, इस तरफ साउथ पोल, जहां आपको क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी ये एरोज हैं, समझ लो आप। बस ये सारे एरो लेफ्ट टू राइट के बजाय सारे एरोज किधर जा रहे हैं, इस स्क्रीन में सीधे सीधे 90 डिग्री इनवर्ड। और जहां आपको डॉट्स दिखाई देंगे, तो ये डॉट्स भी एरोज ही हैं। बस जहां पर भी ये प्लेन में, कॉपी में, बुक में या स्क्रीन पर ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डॉट आपकी इस सरफेस के, यानी स्क्रीन के सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड है, यानी आपकी आंखों की तरफ से तीर आ रहे हैं, 90 डिग्री पर स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये तीन तरह से मैग्नेटिक फील्ड को शो करना दिखाया गया है यहाँ पर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। ये ऊपर के तीन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को। यूनिफॉर्म का मतलब इस पूरे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ना कहीं पर ज्यादा है ना कहीं कम है, सब जगह एक ही जैसी स्ट्रेंथ है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। टेस्ला में नापते हैं। ये लेफ्ट टू राइट इस प्लेन में, ये प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन।
अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक पर। आपको जब बायोट-सेवर्ट्स लॉ सबसे पहले मैग्नेटिज्म में पढ़ाया गया था, वहां पर आपको ये बताया गया था कि अगर आपके पास कोई लूप है, वायर को गोल घुमाकर एक सर्कुलर लूप बना देते हैं और उस लूप में फ्लो कर जाता है करंट, तो उस करंट की वजह से उस लूप के सेंटर पर भी और सेंटर से कुछ दूर एक्सिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना आपको बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से सिखाया था। और वहां पर आपको एक चीज बताई गई थी, वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं याद दिला दूं, इसको हटा देते हैं, कि वहां पर आपको मैंने दो ऐसे कॉइल्स बनाकर दिखाए थे और ये एक ही कॉइल के दो तरफ से देखने पर फेसेस हैं। पलट के देखेंगे, कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो किसी भी तरफ फ्लो करें, एक तरफ से देखने पर वो करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा, एक तरफ से दिखने पर वही करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। जिस तरफ से देखने पर करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है उसे साउथ पोल माना जाता है, और जिस तरफ से देखने पर करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, इसी कॉइल को पलट दोगे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो वहां नॉर्थ पोल माना जाता है। यानी कि एक करंट कैरिंग लूप, कोई भी सर्कुलर लूप जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, वो एक तरफ से नॉर्थ पोल होता है, दूसरी तरफ से साउथ पोल होता है, यानी वो करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है। ये बात आपको उस बायोट-सेवर्ट लॉ के डेरिवेशन कराते हुए भी बताई गई थी, और ये हमको पता चला था राइट हैंड थंब रूल से करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता लगाने पर, कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज वाली तरफ से देख रहे हो तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से बाहर की तरफ निकल रही होती है नॉर्मल, और अगर क्लॉकवाइज वाली तरफ से देख रहे होते हो तो अंदर की तरफ जा रही होती है। यही चीज आपको थोड़ा सा 3D में दिखाई जा रही है। ये जो आपको रेड कलर का लूप आपको दिखाया जा रहा है, इस रेड कलर के लूप में करंट फ्लो कर रहा है, और करंट फ्लो करने की वजह से देखें ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाया जा रहा है करंट, तो एंटी ऊपर से देखने पर, ये लूप से ऊपर का हिस्सा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो करंट आपको दिखेगा तो उस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा और पीछे वाली तरफ साउथ पोल बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये जो एरोज आपको साइड में दिख रहे हैं, ये वाले एरोज और ये वाले एरोज, ये एरोज मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, लेकिन ये जो ब्लू कलर का एरो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये कैपिटल M है, इस लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैं ब्लू से ही लिख देता हूं इसको, यहां डायग्राम में गलत प्रिंट हुआ हुआ है स्मॉल m, क्योंकि स्मॉल m से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को नहीं, पोल स्ट्रेंथ को शो करते थे, पोल स्ट्रेंथ नहीं है ये कैपिटल M है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, लेकिन डाइपोल अगर है तो ये आपको अभी तक ये बताया था कि सिर्फ बार मैग्नेट ही डाइपोल होता है, जिसमें ये चीज साउथ पोल और ये चीज नॉर्थ पोल है, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, और इनके बीच का डिस्टेंस 2L है, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है, तो उस पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m को आपने 2L से मल्टीप्लाई करा था तो आपका डाइपोल मोमेंट आया था कैपिटल M। अब यहां ये कहना चाहते हैं कि जब दो पोल्स हैं तो वो चीज डाइपोल कहलाएगी और उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी होगा। अब यहां पर भी सेम हो रहा है, बस ये बार मैग्नेट नहीं है, ये क्या चीज है, एक करंट लूप, लेकिन करंट लूप भी एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों बिहेव कर रहा है डाइपोल की तरह? क्योंकि उसमें दो पोल्स हैं, जिस तरफ से देखने पर, यानी ऊपर वाली तरफ नॉर्थ पोल है और नीचे वाली तरफ साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और डाइपोल मोमेंट जो होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। तो ये जो ब्लू एरो है
ये डायपोल मोमेंट को शो कर रहा है, लेकिन आप इस करंट कैरिंग लूप का डायपोल मोमेंट, डायपोल तो है ये भी, यानी अब आप ये कह सकते हो कि जैसे बार मैग्नेट एक डायपोल होता है क्योंकि उसमें दो पोल होते हैं, तो हर करंट लूप भी एक डायपोल होता है क्योंकि उसमें भी एक तरफ साउथ पोल और एक तरफ नॉर्थ पोल होता है। एंटी क्लॉकवाइज वाली तरफ नॉर्थ और क्लॉकवाइज वाली तरफ, और उसका डायपोल है तो डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ होगा। लेकिन उसका डायपोल मोमेंट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके लिए आपको दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो शॉर्टकट में मतलब समझ लें कि बार मैग्नेट भी डायपोल है और करंट कैरिंग लूप भी डायपोल है, क्योंकि दोनों में दो दो पोल है। लेकिन बार मैग्नेट का डायपोल मोमेंट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, करंट कैरिंग लूप का डायपोल मोमेंट अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको करना पड़ता है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आई तो इस कॉइल में या लूप में फ्लो करने वाला करंट है, और कैपिटल ए एरिया है कॉइल का, एरिया ऑफ कॉइल। सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर होगा। सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, आर रेडियस होती है। तो ये भी आपको साफ दिख रहा है। ये फिर से एक ये स्मॉल आई से डिनोट कर दिया, करंट वैसे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ऊपर से अगर फ्लो करता हुआ दिखाया है तो ऊपर वाला फेस नॉर्थ पोल होगा, नीचे वाला फेस साउथ पोल होगा। और मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ है, लेकिन डायपोल मोमेंट होता है साउथ से नॉर्थ, यानी कॉइल में नीचे साउथ है ऊपर नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ। ये आपका डायपोल मोमेंट का एरो है। और ये डायपोल मोमेंट करंट लूप के लिए हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, करंट इनटू एरिया। अगर इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं तो हम m की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करते हैं, NIA। और आप जानते हो कि एरिया भी फिजिक्स में वेक्टर माना जाता है, नॉर्मल टू द सरफेस। देख रहे हो ये एरो, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑटोमेटिकली वेक्टर हो गया यहाँ पर भी, डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। अगर कॉइल में एक सर्कुलर टर्न है तो डायपोल मोमेंट होगा करंट इनटू एरिया। और अगर ऐसा वायर है जिसमें खूब सारे ऐसे गोल गोल टर्न्स हैं तो n टर्न्स वाले में NIA। और यूनिट देखो इसका भी क्या बनेगा, n का नंबर की वजह से कोई यूनिट नहीं है, I एम्पेयर, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो डायपोल मोमेंट चाहे आप निकाल लें किसका, बार मैग्नेट का, तो उसका भी यूनिट क्या आया था, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। और अब आपने निकाल दिया है किसका, करंट कैरिंग लूप का, उसका भी डायपोल मोमेंट एम्पेयर मीटर स्क्वायर ही आ रहा है, यूनिट सेम है, बस डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है। और डिफरेंस क्यों है वो आपको समझ आएगा, क्योंकि जब आप डायपोल बार मैग्नेट वाले का डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करते हो तो वहां उन दोनों पोल की आपको स्ट्रेंथ दी होती है और उनके बीच का डिस्टेंस, तब आप पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस कर दो, डायपोल मोमेंट आ जाएगा। लेकिन जब आप करंट कैरिंग लूप के बारे में ये काम करते हो तो आपको लूप में फ्लो करने वाला करंट दिया होता है और लूप का एरिया दिया होता है, नहीं तो रेडियस दिया होता है तो एरिया निकाल लेंगे। यूनिट और डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का सेम ही रहता है, साउथ से नॉर्थ। डायरेक्शन क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है कैपिटल M का,
और नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, याद रहे। वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी था, यूनिट एम्पेयर मीटर स्क्वायर, बस फाइंड आउट करने का मेथड जो है वो अलग है। तो अब आपने 2 टॉपिक सीख लिए हैं। पहला टॉपिक कि डायपोल, बार मैग्नेट डायपोल कहलाता है और उसका डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा टॉपिक सीखा आपने करंट लूप भी डायपोल कहलाता है, उसका डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी सीख लिया। अब आपको इस फॉर्मूले का यूज करके एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, वो जरा ध्यान से देखें। इस फॉर्मूले को याद रख लें। करंट इनटू एरिया, किसी भी सर्कुलर लूप का, करंट कैरिंग लूप का डायपोल मोमेंट होता है और डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ रहता है। अब ये आपके सामने पेश है आज का हमारा तीसरा टॉपिक, और ये अभी जो आपने सेकंड टॉपिक पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड है। टॉपिक का नाम है एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल। अभी तक आपने बोला कौन कौन होते हैं मैग्नेटिक डायपोल्स। एक तो होता है आपका बार मैग्नेट, बार मैग्नेट भी एक मैग्नेटिक डायपोल होता है। दूसरा अभी अभी आपने पढ़ा करंट लूप, ठीक है जी, करंट लूप भी मैग्नेटिक डायपोल होता है। बस दोनों के डायपोल मोमेंट के निकालने का जो फॉर्मूला है, फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, वो अलग अलग है। अब आप बोल रहे हो एटम भी एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, किस किस को मैग्नेटिक डायपोल बनाएंगे, चलो देखते हैं कि एटम कैसे मैग्नेटिक डायपोल होता है। यहां मैंने आपको 3 डायग्राम दिखा रखे हैं सामने। इन तीनों डायग्राम्स में एक ही बात बताई गई है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट डिजाइनिंग है, इसलिए मैंने तीनों डायग्राम यूज किए जिससे बच्चों को अच्छी तरह समझ में आए। फर्स्ट डायग्राम में आप गौर से देखो, जो जो चीजें मैं पहले बता रहा हूं उनको नोटिस करो। ये जो आपको एक डॉटेड, एक सर्कुलर सा, क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं तो ये ओवल लग रहा है, वैसे एक सर्कुलर जो पाथ सा दिखाई दे रहा है, उसमें आपको एक ब्लैक सा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जो कि v वेलोसिटी से, ये v उसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर होती है इसलिए मैंने एरो लगा दिया, v वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है, और ऐसे घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऊपर से देखने पर, ठीक है जी। और यहां पर भी ऐसा ही है, क्या आपको ऐसा ही एक ये सर्कुलर पाथ दिखाई दे रहा है, और इस सर्कुलर पाथ में यहां पर ये देखो v वेलोसिटी है, यही वो बॉल जैसी है, ये भी ऐसे करके घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो बॉल जैसी चीज v वेलोसिटी से इस सर्कुलर पाथ में, जो साइड से देखने पर इलिप्टिकल लग रहा है, घूम रही है, वो एक इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर भी ऐसा ही दिखाया गया कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉल जैसी चीज, और ये v उसकी वेलोसिटी है, तो देखो ये ऐसे घूमेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है। अब इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है उसे ऑर्बिट बोलते हैं, और वो ऑर्बिट किस चीज के अराउंड होता है, यहां मैं प्लस का निशान बनाकर एक गोला बना रहा हूं, तो बच्चों को समझ जाना चाहिए कि प्लस का निशान बना के जो गोला बनाया जा रहा है वो न्यूक्लियस है। और हर इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो वो किस चीज को ऑर्बिट कर रहा होता है, वो एक न्यूक्लियस को ही ऑर्बिट कर रहा होता है। तो यहां ये जो तीनों फोटो दिखाई गई हैं आपको, ये एक एटम की फोटो है। अभी आगे मैग्नेटिक डायपोल वगैरह की बात बाद में करेंगे। ये एटम की फोटो है, जिस एटम में एक न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सिंगल ऑर्बिट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है v वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन है तो ये लिख देता हूं, v वेलोसिटी से, और उसका जो ऑर्बिट का रेडियस है वो स्मॉल r है। तो पहली बात क्लियर कर लें, ये तीनों पिक्चर्स एक ही चीज को शो कर रही हैं,
एन इलेक्ट्रॉन, या ये कहें अ सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस in anti-clockwise direction with velocity v and the radius of the orbit is small r. अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है और चार्ज जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो बन जाता है करंट। तो अगर आपको इस ऑर्बिट में फ्लो करने वाला करंट फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, और हम चार्ज की जगह लिख देंगे स्मॉल ई, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, जो कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर, लिख देता हूं मैं, ई इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये स्मॉल ई का सिंबल, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ये उस पर चार्ज होता है। तो क्यू जो चार्ज है उसकी जगह तो स्मॉल ई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और उसके एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के टाइम को हम कैपिटल टी बोल देते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से बनने वाला करंट पता लगाना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, जब वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑर्बिट करेगा तो चार्ज का फ्लो करंट बन जाएगा। और ये कैपिटल टी पता लगाने के लिए, वेयर कैपिटल टी पता लगाने के लिए हमें लिखना होगा, ये क्या लिखना होगा, कैपिटल टी पता लगाने के लिए 2 पाई आर अपॉन वी। ये फॉर्मूला कहां से आया है जी? ये फॉर्मूला आया है, मैं यहां लिख के दिखा देता हूं बच्चों को, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सबने पढ़ा है बहुत छोटी क्लास में, 5th 6th से पढ़ लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इंटरचेंज कर दिया। अब एक चक्कर का टाइम फाइंड आउट करने के लिए एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस मूव करता है वो पता लगाना है। तो ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड किया हमने। एक चक्कर में इलेक्ट्रॉन 2 पाई आर डिस्टेंस चलेगा, पूरा ऑर्बिट घूमेगा, तो सरकमफ्रेंस वो डिस्टेंस है, और v तो उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन है। तो एक चक्कर काटने में इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम लगेगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर I इज इक्वल टू स्मॉल ई, ऐसे का ऐसे रखा जाएगा। कैपिटल टी जब आप यहां रखोगे 2 पाई आर अपॉन वी, तो 2 पाई आर यहां पर रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो v है वो ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो आपने लिख दिया है, ये इस इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में घूमने की वजह से ऑर्बिट में बनने वाला करंट आ गया। और एक बात गौर करने वाली है, करंट का डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उस डायरेक्शन में माना जाता है। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया जाता है। करंट ही कुछ ऐसे चुने हुए क्वांटिटीज हैं जिनमें जो स्केलर होते हुए भी फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो करंट इसमें घूमता हुआ दिखाया गया है क्लॉकवाइज। वैल्यू उसकी ये है, लेकिन ऊपर से देखने पर ऑर्बिट में करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है। आप इसमें भी देख लो, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज दिखाया जा रहा है, तो ये आपका करंट है। ये एरो देख रहे हैं, ये एरो देख रहे हैं, ये एरो देख रहे हैं, ये करंट। और यही चीज यहाँ पर है, यहाँ स्मॉल आई से करंट को डिनोट कर दिया गया है, लेकिन असल में करंट को क्या से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। देखो ये v वेलोसिटी से ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो करंट कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो मैंने फोटो 3 इसलिए दिखाए हैं कि क्लियर हो जाए। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि ये जो ऑर्बिट है, एटम का ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से चार्ज का फ्लो हो रहा है, और चार्ज के फ्लो की वजह से करंट बन रहा है,
और चूंकि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसलिए करंट का डायरेक्शन ऊपर से देखने पर यानी ऊपर वाले फेस से देखने पर करंट क्लॉकवाइज है और उस करंट की ये वैल्यू है। अब ये ऑर्बिट में करंट है यानी ऑर्बिट भी एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। अभी आपको बताया था कि करंट लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ये भी मैग्नेटिक डाइपोल होता है और ये भी। और करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल होता है और इस एटम ने करंट लूप की तरह बिहेव कर दिया। एटम ने नहीं कहना चाहिए, तो एटम के ऑर्बिट ने करंट लूप की तरह बिहेव कर दिया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से करंट है। तो एटम ने जब करंट लूप की तरह बिहेव कर दिया है तो इस ऑर्बिट को हम करंट लूप मानेंगे। और करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल है, उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे निकाला जाता है, अभी अभी हमने पढ़ा है। एन टर्न्स होते हैं तब अलग बात है, लेकिन यहाँ तो एक ही सिंगल टर्न की वजह से निकाला जा रहा है। कैपिटल एम उसका डाइपोल मोमेंट है और वो होता है करंट इनटू एरिया, और ये वो कैपिटल एम है, यहाँ म्यू से डिनोट किया जा रहा है डाइपोल मोमेंट को, लेकिन हमने पहले ही बच्चों को बता दिया है आपको डाइपोल मोमेंट को कैपिटल एम से डिनोट करना है। तो ये आपको ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि ऊपर से देखने पर करंट क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज जिस तरफ से करंट दिखता है वहां बनता है साउथ पोल और उसके दूसरी तरफ बनता है नॉर्थ पोल। और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ऊपर वाली तरफ साउथ पोल है और नीचे वाली तरफ नॉर्थ पोल है। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो कि इस ऑर्बिट में करंट फ्लो करने की वजह से बना है वो आता है। और अब आप आई यहां से फाइंड आउट कर चुके हो, EV अपॉन 2πr, और एरिया, इस ऑर्बिट का एरिया क्या होगा, रेडियस आपको पहले ही दे रखा है, तो एरिया πr² होगा। आपको करंट फ्लोइंग इन द ऑर्बिट लेना है जिसे हम कॉइल भी मान सकते हैं, करंट कैरिंग कॉइल, और ऑर्बिट का एरिया लेना है, कॉइल का एरिया जो अभी अभी आपने सीखा। और पाई से पाई आपको कैंसिल कर देना है, एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू आ गई है वो EV/r/2 आ गई है। ये आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एटम फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन ये तभी होगा जब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। कई बार ऐसा होता है इसी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो अगर ये एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तब कोई करंट नहीं बनेगा और कोई डायपोल नहीं बनेगा, कोई डायपोल मोमेंट नहीं बनेगा। यानी हर वो ऑर्बिट करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक, इसी वजह से वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये उसका डाइपोल मोमेंट है। इसको हम इक्वेशन 1 लिख रहे हैं फिलहाल। अब आपको 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ा है उन्हें याद होगा, याद आ जाएगा, नहीं तो मैं अब बता रहा हूं, अब सीख लो। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ ना कुछ मास होगा। कितना मास होता है इलेक्ट्रॉन का, स्मॉल m ले लें अगर, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन के मास को इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया तो आपको इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम मिलेगा। मोमेंटम 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर मोमेंटम बन जाता है। और अगर वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है
रोटेट करेगा, जैसे यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, एक्सिस यहाँ पर है न्यूक्लियस, तो एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी मल्टीप्लाई कर दें। mv जब तक मल्टीप्लाई किया था ये ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम था, और हमने उसे r से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो रोटेट कर रहा है, और r उस ऑब्जेक्ट के एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई करके जो L मिलता है वो इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ये 11th क्लास में पढ़ाया जा चुका है रोटेशनल मोशन में, ये फॉर्मूला। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब याद रख लें कि L इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, जो हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां तक की दूरी जो r है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस फॉर्मूले से और करके हम लिख सकते हैं VR इज इक्वल टू L अपॉन M। VR इस साइड ही रहने देते हैं, M को L के डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कह लो आप। तो आपने इस फॉर्मूले से VR इज इक्वल टू L अपॉन M कर दिया है, और इस VR की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में यहां पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, आपकी जो इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी क्या, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल e तो ऐसे रहेगा, अपॉन 2 भी ऐसे रहेगा। देखिए स्मॉल e और 2 ऐसे रहेगा। VR की जगह आप यहां से वैल्यू पुट कर दें L अपॉन M, और ये आपका बन जाता है सेकेंड इक्वेशन, जो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे रहा है। ये आपकी वैल्यू आ गई है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, जिसमें स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 2 तो नंबर है, 2 कांस्टेंट, स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास है, और ये जो L है वो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है। अब आपको आज का टास्क जो दिया जाता है वो टास्क ये है कि आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है। किसी भी एटम में ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है या कितना होना चाहिए। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये बात केमिस्ट्री में आपको 11th क्लास में पढ़ाई जा चुकी है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाते हैं। वहां पर आपको बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ाया जाता है, और उस बोर एटॉमिक मॉडल में किसी ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए ये पढ़ाया जाता है। इसका जवाब बच्चों को सेंड करना है। वो एंगुलर मोमेंटम जैसे ही आप जान लोगे, क्योंकि पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम बताएंगे बच्चों को, लेकिन जिनको याद है वो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू यहां रखेंगे, तो उनको उस ऑर्बिट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइनली पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा तो नेक्स्ट क्लास यहीं से शुरू की जाएगी जहां पर छोड़ी जा रही है। ये डायपोल मोमेंट तक निकालना आपने अब सीख लिया है, और आपको सिखाया जाएगा कि L की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करनी है, जो आपको केमिस्ट्री की जानकारी के हिसाब से याद होनी चाहिए। तो इस टास्क के साथ अब आपकी मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होएगा। इस टास्क को अगर कंप्लीट कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर इसी टास्क के आंसर के साथ शुरू होगा।
तो अब हम बच्चों को करते हैं गुड बाय और मिलते हैं बच्चों से अगले लेक्चर में।